नमस्कार भाई। हम नीरज तिवारी आप लोग को वैभव मैथमेटिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भारत के भूगोल का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके लिए हम लोग 2 वीडियो को अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसे देख लीजिए। और उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आगे में आता है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोग को 5 भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में, जैसे पहला भाग होता है उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान। भारत के भौतिक स्वरूप का पहला भाग उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान। दूसरा जो होता है उत्तर भारत का मैदान, ये जो उत्तर भारत का मैदान हो गया वो होता है। तीसरा होता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार मतलब कि यहाँ गुजरात से नीचे केरल तक, अब केरल से यहाँ तमिलनाडु होते हुए उड़ीसा तक का जो तटवर्तीय मैदान है उसी को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार कहते हैं। इसी को अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार का ये पूरब का जो पार्ट हो गया उसे हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। ये जो पश्चिम का पार्ट हो गया इसे हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं, और ये जो पूरब का पार्ट हो गया इसे पूर्वी घाट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है तटवर्ती मैदान, अर्थात ऐसा मैदान जो समुद्र से सटा हुआ हो। उसके बाद हम लोग अंत में पढ़ते हैं भारत का द्वीप समूह। तो भारत का द्वीप समूह हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, इसलिए आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उससे वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग उत्तरी भारत का पर्वतीय मैदान कहने का अर्थ हम लोग का ये है कि भारत के उत्तर दिशा में जो पर्वत पहाड़ होते हैं वही उत्तरी भारत का पर्वतीय मैदान हो गया। इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। उत्तरी भारत के पर्वतीय मैदान को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है वो ट्रांस हिमालय, पहला भाग ट्रांस हिमालय और दूसरा भाग हिमालय होता है। अब देखिए, ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 3 चीज को पढ़ना होता है। सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी। और हिमालय में मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना होता है महान हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। तो अब एक होता है, पहला तो उत्तर का पर्वतीय मैदान हो गया क्लियर। उसके बाद उत्तर भारत का मैदान होता है। तो उत्तर भारत के मैदान में क्या होगा कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो अपने निक्षेप के द्वारा जो मैदान बनाई हुई है उसे ही हम लोग उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ से उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, और ये नदी उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश करेगी, यूपी से बिहार में प्रवेश करेगी, बिहार से झारखंड में, और झारखंड से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी, और वहां से वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से तिब्बत का मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये नदी अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी सीमा पे जाकर के एक नामचा बारवा पर्वत है, वही पर्वत से भारत में प्रवेश करती है। वो भी असम होते हुए जाकर के ये गंगा की में मिल जाती है। तो इन दोनों नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार, तो महाराष्ट्र के नीचे से केरल तक और तमिलनाडु से फिर यहाँ पे उड़ीसा तक का जो भाग होता है उसे हम लोग दक्षिण भारत का पठार बोलते हैं। अब इस दक्षिण भारत के पठार में जो यहाँ पे पश्चिम की ओर होता है उसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, और जो पूरब की ओर होता है उसे पूर्वी घाट बोलते हैं। अब तटवर्ती मैदान, तो इसी पार्ट का जो इधर समुद्र से जो एरिया होता है वो तटवर्ती मैदान हो गया, और फिर भारत का द्वीप समूह हो गया। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान में ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय देखें तो ट्रांस हिमालय है क्या, तो देखिए ट्रांस हिमालय का निर्माण भी प्लेट विवर्तनिकी से ही हुआ है, अर्थात प्लेट टेक्टोनिक से हुआ है। लेकिन ये जो है ट्रांस हिमालय, इसे हम लोग हिमालय का भाग नहीं बोलेंगे।
फिर से बोल रहे हैं कि ट्रांस हिमालय को हम लोग हिमालय का भाग नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय का एक और नाम है, उसका नाम है पार हिमालय। पार हिमालय मतलब हिमालय के बाद का हिमालय। ट्रांस हिमालय का एक और मतलब होता है पार हिमालय। पार हिमालय का अर्थ होता है हिमालय के बाद का हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति है वो यूरेशियन प्लेट से हुई है, अर्थात यूरोप और एशिया के प्लेट से हुई है, न कि भारत की प्लेट से। और हिमालय की जो उत्पत्ति है वो भारत और यूरेशिया के प्लेट से निर्मित हुई है। तो हम लोग देखें तो ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का भाग नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ट्रांस हिमालय में अगर हम सबसे उत्तर में, ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में अगर हम लोग देखते हैं तो काराकोरम श्रेणी आती है। देखिए ट्रांस हिमालय का ये पार्ट हो गया। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 3 भाग को पढ़ना होता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम जो श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर की श्रेणी है। सबसे उत्तर में जो है वो काराकोरम श्रेणी है। और किसी का एक भाग आता है इधर चीन की तरफ। काराकोरम श्रेणी का ही एक भाग होता है ये चीन की तरफ, इसे हम लोग कैलाश श्रेणी बोलते हैं। काराकोरम श्रेणी का ही एक भाग है, वो है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी जो है वो चीन में है और काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी आता है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में आता है वो जास्कर श्रेणी आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले काराकोरम श्रेणी का विस्तार, उसका ऊंचा चोटी, ये सब इसका हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपसे और आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और मेरा क्वेश्चन पीछे पढ़ाए गए वीडियो से है और आप, मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमारा वीडियो पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश की सीमा भारत में किन राज्यों से सबसे अधिक लगती है? बांग्लादेश की सीमा भारत में किन राज्यों से सबसे अधिक लगती है? ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे बल्कि उसे अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं। तो अगर हम लोग अब काराकोरम श्रेणी को देखें तो काराकोरम श्रेणी जो है ये जो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है पीओके का एरिया है। ये जो है काराकोरम श्रेणी में ये पीओके का एरिया है। ये पहले भारत का ही अंग हुआ होता था, अब क्या है ये पाकिस्तान के अधिकार में है। पीओके का अर्थ होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर। और ये जो है ये अक्साई चीन है। ये एरिया जो है अक्साई चीन है जो कि चीन के अधिकार में है। तो भारत में दो जो ऐसा एरिया है, एक पीओके है और एक अक्साई चीन है। ये भारत के अधिकार में फिलहाल नहीं है, लेकिन इसे मैप में हम लोग दिखाते हैं कि ये भारत का ही अंग है। अब देखिए काराकोरम श्रेणी का विस्तार पाकिस्तान में भी पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है और चीन में भी पाया जाता है। तो पाकिस्तान में अगर देखें काराकोरम श्रेणी का, तो काराकोरम श्रेणी का पाकिस्तान में पीओके में विस्तार पाया जाता है। पीओके का जो गिलगित बलूचिस्तान का इलाका होता है वहां पे ये काराकोरम श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। और भारत में यहाँ पे लद्दाख की जगह पे ये काराकोरम श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। और लद्दाख के उत्तरी सीमा पे, लद्दाख के बीचों बीच नहीं, लद्दाख के उत्तरी सीमा पे काराकोरम श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान में, ये चाइना में एक सिंजुयांग नाम का जगह है, सिंजुयांग तक ये जो है इसका विस्तार, चाइना के सिंजुयांग तक इसका विस्तार पाया जाता है।
और ये कैलाश श्रेणी जो है काराकोरम श्रेणी का ही भाग है जो कि चीन में है। अब देखिए ये जो काराकोरम श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये इसको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये बिहार एसआई में पीटी में सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था कि एक पर्वत चोटी का नाम दिया था, उसका नाम था गॉडविन ऑस्टिन केटू। पर्वत चोटी का नाम जो था गॉडविन ऑस्टिन केटू। इस पूछा था कि ये कौन से पर्वत श्रेणी का भाग है, उसमें ऑप्शन में काराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर था। तो गॉडविन ऑस्टिन केटू जो होता है वो काराकोरम श्रेणी का ही भाग होता है। यहाँ पे आपको पीओके के कुछ एरिया में ये जो है केटू का विस्तार पाया जाता है। पीओके के एरिया में केटू का विस्तार पाया जाता है। केटू जो होता है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू है। पहली चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम लोग देखें तो 8,848 मीटर है, लेकिन इसकी अगर ऊंचाई हम लोग देखें तो 8,611 मीटर है। कहीं कहीं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर भी देता है, तो इससे घबराना नहीं है क्योंकि हिमालय का लगातार विस्तार होता जा रहा है। इससे हिमालय थोड़ा सा बड़ा होगा, तो अभी वर्तमान में उसको 8,850 दे तो वो भी सही है। तो इसमें जो केटू होता है वो काराकोरम श्रेणी का ही भाग होता है। यह पीओके के इलाका में पाया जाता है। अब देखिए इसका जो है 8611 मीटर टोटल ऊंचाई होता है केटू का, 8611 मीटर। अब देखो काराकोरम श्रेणी को देखिए, काराकोरम श्रेणी है क्या? तो काराकोरम श्रेणी जो है वो किर्गिज भाषा का शब्द है। काराकोरम श्रेणी जो है वो किर्गिज भाषा का शब्द है। अब इसका अर्थ क्या होता है? किर्गिज भाषा में काराकोरम श्रेणी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है किर्गिज भाषा में वो है काली भुरभुरी मिट्टी। किर्गिज भाषा में काराकोरम श्रेणी का अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। उसके बाद हम लोग देखें तो प्राचीन काल में काराकोरम श्रेणी का नाम जो है वो कृष्णागिरी है। अर्थात हमारे पुराणों में ये जो काराकोरम श्रेणी है इसका नाम क्या है? तो पुराणों में इसका नाम जो है वो है कृष्णागिरी। पुराणों में काराकोरम श्रेणी का नाम जो है वो कृष्णागिरी है। कृष्णागिरी का अर्थ क्या होता है? तो कृष्णागिरी का अर्थ होता है काली मिट्टी। इससे कुछ बातें क्लियर दिख रही होंगी। ये दोनों नामों से कुछ तो बातें क्लियर दिख रही होंगी, और बातें ये है कि काराकोरम श्रेणी में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो किर्गिज भाषा में काराकोरम श्रेणी का क्या नाम है? काली भुरभुरी मिट्टी। और पुराणों में जो इसका नाम है, इसका नाम क्या है? कृष्णागिरी। और कृष्णागिरी का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। तो ये दोनों से हमें क्या क्लियर होता है? ये दोनों से हमें यही क्लियर होता है कि काराकोरम श्रेणी में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब देखिए अगर हम लोग दोनों ध्रुवों की बात छोड़ दें, अर्थात पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं। अगर ये आपका पृथ्वी हो गया तो ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो चूंकि ये पता है आपको कि ये सूरज की किरणें हैं और ये लंबवत विषुवत रेखा पे पड़ती है, लेकिन अगर ये देखें इस एरिया में सूरज की किरणें जाने में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सूरज की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ पे सालों भर बर्फ जमा रहता है। सूरज की किरणें लंबवत नहीं जाने के कारण यहाँ पे सालों भर बर्फ जमा रहता है। और ये जो है यहाँ पे ग्लेशियर का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है।
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ग्लेशियर अर्थात हिमनद जो बर्फ का इलाका होता है उसे ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये दोनों इलाके में सालों भर बर्फ जमा रहता है और बर्फ की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीने की रातें होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। ये आगे का चैप्टर है, लेकिन समझिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसको हटा दें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हटा दें, तो पूरा विश्व में सबसे ज्यादा ग्लेशियर अगर कहीं पाया जाता है तो वो काराकोरम श्रेणी में ही पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में ही पाया जाता है। अब देखिए, काराकोरम श्रेणी में मुख्य रूप से 3 ग्लेशियर को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला ग्लेशियर है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर। ये जो है सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद यहां पे जो है बियाफो ग्लेशियर है। बियाफो, और ये जो है हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर, सियाचिन, बियाफो और हिस्पर ग्लेशियर, ये 3 ग्लेशियर को हम लोग आज देखते हैं। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है 73 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की पूरी लंबाई में ये फैला हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये 70 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और ये जो है इसकी स्थिति भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। ये पीओके वाले इलाके में सियाचिन ग्लेशियर है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विवादित भी है। इसके कारण कई बार 1984 में पहले भी लड़ाई हुआ था इसके कारण, और बहुत बार इसके लिए लड़ाई हुआ है। उसके बाद हम लोग देखें तो एक बियाफो ग्लेशियर आता है। बियाफो ग्लेशियर ये 73 किलोमीटर, ये 63 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। बियाफो ग्लेशियर ये भी भारत और पाकिस्तान के ही सीमा पर है। बियाफो ग्लेशियर जो है ये भी भारत पाकिस्तान की सीमा पर है। ये 63 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जो है ये 70 किलोमीटर है। सियाचिन 70 और बियाफो 63। अब देखिए इसमें हिस्पर है। हिस्पर ग्लेशियर जो है ये पूर्ण रूप से पीओके में है। हिस्पर ग्लेशियर कहाँ है? तो ये पीओके वाले इलाके में है। सियाचिन ग्लेशियर की एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन से घाटी में पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कौन से घाटी में पाया जाता है? तो ये जो है ये नुब्रा घाटी में पाया जाता है। नुब्रा घाटी में देखिए लिख देते हैं, नुब्रा घाटी में जो है सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। इसका विस्तार है। तो इसका हम ग्लेशियर देख लिए। अब देखिए काराकोरम श्रेणी के बाद आता है लद्दाख श्रेणी। सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के जो दक्षिण में होता है ये लद्दाख श्रेणी होता है। अब देखिए लद्दाख श्रेणी का अगर हम लोग विस्तार देखें तो ये मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है। लद्दाख श्रेणी जो है मुख्य रूप से भारत में स्थित है और भारत के जो लद्दाख का इलाका है, भारत में लद्दाख का इलाका के बीचों बीच, लद्दाख के इलाके से बीचों बीच होकर लद्दाख श्रेणी गुजरती है और इसका सबसे, लेकिन इसका उत्तर का कुछ इलाका पीओके के गिलगित बल्तिस्तान से जाकर के मिलता है। ये जो है इसका उत्तर का कुछ इलाका जो है लद्दाख श्रेणी का गिलगित बल्तिस्तान से जाकर के मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर इसे देखें तो इसको लद्दाख श्रेणी को लद्दाख में ही माना जाता है। अगर लेह लद्दाख में जो लेह होता है वो लद्दाख श्रेणी में ही पाया जाता है। अब देखिए लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी वो है राकापोसी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ये जो है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी वो है राकापोसी।
इसका जो होता है 7786 मीटर में इसकी हाइट होती है। राकापोसी की हाइट होती है 7786 मीटर। देखिए राकापोसी की अगर चोटी की हम लोग बात करें तो इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट इसकी बात जो है, जो विश्व प्रसिद्ध है, इसकी ये है कि ये विश्व में सबसे अधिक तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसका जो ढाल है एकदम सपाट है, ऐसे यहाँ से इसका ढाल ऐसे एकदम सपाट है, इसमें इस तरीका का नहीं है, एकदम ऐसे है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल जो है वो राकापोसी चोटी की ही है। देखिए राकापोसी चोटी में जो दर्रा है, 3 प्रमुख दर्रा पाए जाते हैं। लद्दाख श्रेणी में 3 प्रमुख दर्रा पाए जाते हैं। दर्रा क्या होता है, तो 2 पहाड़ों के बीच की जो संकीर्ण भूमि होती है, 2 पहाड़ों के बीच में जो संकीर्ण भूमि बनता है वही दर्रा होता है। इसमें 3 दर्रा पाया जाता है। पहला दर्रा जो है वो चोरबतला है, चोरबतला। दूसरा दर्रा है चांगला, और तीसरा दर्रा जो है खारदुंगला। ये 3 दर्रा जो है 3, ये प्रमुख दर्रा किसका है, तो लद्दाख श्रेणी का 3 प्रमुख दर्रा चोरबतला, चांगला और खारदुंगला। अब देखिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से श्योक नदी बहती है। श्योक नदी ये जो है ये श्योक नदी जो है ये काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर बहती है। श्योक नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी होती है। अगर देखें कि दक्षिण से जो नदी आती है सिंधु में आकर के उसकी सहायक नदी बनती है वो श्योक नदी ही है। श्योक नदी आगे चल करके सिंधु की सहायक नदी बनेगी और वो दक्षिण से सिंधु में मिलती है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। और लद्दाख श्रेणी के जो है दक्षिण में ये लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जो पाया जाता है वो है जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी का सबसे अंतिम में सबसे दक्षिण में जो पाया जाता है वो जास्कर श्रेणी। मुख्य रूप से पढ़ाए थे आपको कि ट्रांस हिमालय का 3 भाग होता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी ये दोनों श्रेणी हम लोग पढ़ लिए। ये जो है ये जास्कर श्रेणी जो है अब इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण में पाया जाता है। आप लोग को ये पता होगा कि यहाँ से विस्तार जो है हिमालय का चालू हो जाता है, महान हिमालय का विस्तार यहाँ से चालू हो जाता है। ये आपका महान हिमालय हो गया, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक जाएगा महान हिमालय। तो महान हिमालय के उत्तर में जो पाया जाता है वो जास्कर श्रेणी ही पाया जाता है। अब जास्कर श्रेणी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है, तो इसके बीचों बीच से यहाँ पे पड़ता है तिब्बत का मानसरोवर झील। ये जो है तिब्बत है, तिब्बत में मानसरोवर झील जो है, इस झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी में ही जाकर के यहाँ से जो श्योक नदी है ये सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो वो नदी जो है वो सिंधु नदी है। अब देखिए ये आपका जो है ट्रांस हिमालय का भाग खत्म हो गया, ट्रांस हिमालय खत्म हो गया। अब इसके नीचे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो महान हिमालय, फिर पढ़ेंगे
मध्य हिमालय, महान हिमालय के नीचे क्या पड़ता है, मध्य हिमालय पड़ता है, और मध्य हिमालय के नीचे शिवालिक हिमालय। सबसे उत्तर में हिमालय में देखें तो सबसे उत्तर में महान, उसके नीचे मध्य और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। तो ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हिमालय के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन कुछ और बातें हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे पड़ता है पामीर का पठार, अफगानिस्तान के इलाका में पामीर का पठार पड़ता है। ये देखिए ये गांठ बना हुआ है, देखिए ये कैसे गांठ बना है इसमें, ऐसे ऐसे पामीर के पठार में जो है गांठ बना हुआ है, और इसे हम लोग विश्व की छत बोलते हैं। पामीर पठार को हम लोग विश्व की छत बोलते हैं। अब देखिए पामीर पठार को दो पर्वत श्रेणी उससे जुड़े हुए हैं। तो पहला जो है इधर यहाँ पे आए तो पर्वत श्रेणी जो है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। पूछता है कि हिंदुकुश पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो इसका विस्तार अफगानिस्तान एवं उत्तरी पाकिस्तान के इलाके में पाया जाता है। दक्षिणी अफगानिस्तान एवं उत्तरी पाकिस्तान के इलाके में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। अब ये और यहाँ पे पामीर के पठार से एक सटा हुआ एक इलाका है कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुनलुन पर्वत, ये जो है ये चीन में है। तो पामीर के पठार के दो भाग, हिंदुकुश पर्वत और कुनलुन पर्वत। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है, तो अफगानिस्तान एवं उत्तरी पाकिस्तान के इलाके में, और कुनलुन पर्वत मुख्य रूप से चीन में है। तो अगले क्लास में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, और आप जो है इस चैनल को अर्थात हमारे वैभव मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो हम क्वेश्चन दिए हैं आपको उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। हम रोज क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों से पूछते रहेंगे, और ये भी सलाह दें कि वीडियो कैसा लगा आपको, इसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।